हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचसीएससी जनरल स्टडीज़ के जनरल नॉलेज के 22 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ये टेस्ट 23rd है। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक जिन्होंने नहीं किया है, जो रेगुलर देख रहे हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आ रही थी, डिमांड थी उनकी कि भाई आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही साथ में करवाए हैं। तो कोशिश रहेगी कि इंग्लिश में हिंदी में भी समझाया जाए, हिंदी वाले को थोड़ा इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया जाए, यही कोशिश रहेगी। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। जितने टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं उनके पीडीएफ भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेट्स बिगिन। ये फुल लेंथ टेस्ट है। पहले जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करवाए थे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जाके देखिए, उसके बाद ही आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। लेट्स बिगिन। विच कंट्री इज टू रिज्यूम इट्स ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इन डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी आफ्टर 6 ईयर मोरेटोरियम। ये देखिए, अभी 6 साल के बाद ये साउथ चाइना सी में ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन शुरू किया है। चाइना क्या है, साउथ चाइना सी को मानता है कि वहाँ सिर्फ वो ही कर सकता है जो भी एक्सप्लोरेशन करेगा या ट्रेड करेगा, जबकि अदर जो ओशियंस हैं वहाँ पे वो पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन है। लेकिन चाइना ऐसा नहीं मानता है। ये रिसेंटली अभी शुरू किया है यूनाइटेड स्टेट्स के सपोर्ट से। फिलीपींस ने, यूनाइटेड स्टेट ने सपोर्ट किया है फिलीपींस को टू गो अगेंस्ट द मूव ऑफ चाइना, और फिलीपींस ने यहाँ चालू किया है। इंडिया ने भी शुरू किया है। इंडिया ने कहाँ शुरू किया है? इंडिया ने शुरू किया है वियतनाम में, जो साउथ चाइना सी है इसमें शुरू किया है। वियतनाम में जो साउथ चाइना सी है इसमें इंडिया ने एक्सप्लोरेशन चालू किया है ऑयल का। और ये एक तरीके से डायरेक्ट चैलेंज है चाइना का, जो कि साउथ चाइना सी को। और कई बार प्राइम मिनिस्टर स्पीच में भी कह चुके हैं, यूनाइटेड नेशन में भी कहा है कि जो ओशियंस हैं वो सबके लिए है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगर फिलीपींस का आता है या फिर वियतनाम का आता है, वियतनाम में जो साउथ चाइना सी है उसमें इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इज ए लोकल गवर्नमेंट बॉडी ऑफ विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी। देखिए, ये है पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया है अक्टूबर 2020 में। और ये किसके तहत इसको इंट्रोड्यूस किया है? जो जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट है 1989, इसमें क्रिएट किया है एक जम्मू कश्मीर पंचायती राज रूल 1996 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अभी रिसेंटली डीडीसी के पोल्स हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं ये डीडीसी के पोल्स, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव यूटी में, जम्मू एंड कश्मीर में। मैच करना है लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन बोर्ड है, ये एस्टैब्लिश हुआ है 1974 में। एयर प्रोसिक्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन ये 1981 में हुआ है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है। सो इनके जो सामने ईयर है, एस्टैब्लिश ईयर, वो सही है, सारे सही ऑर्डर में है सभी। आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है मोस्टली। हु इज द फर्स्ट वीमेन इंडियन वीमेन टू विन 2 मेडल्स इन द पैरा ओलंपिक गेम्स? ये अभी रिसेंटली हुआ है, जो पैरा ओलंपिक्स गेम हुए हैं उनमें ये है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा हैं, जो ये राजस्थान के हैं, जयपुर की। इन्होंने किया है, इन्होंने जो 10 मीटर है उसमें गोल्ड जीता है, और जो 50 मीटर है शूटिंग उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज
ब्रॉन्ज जीता है इन्होंने, ये आपको ध्यान रखना है। ये ऐसा करने वाली पहली महिला है, भारतीय महिला अवनी लेकरा। इससे पहले जो इस तरीके का किया था, 2 मेडल एक ही ओलंपिक में, ये हुआ था 1980 में। और ये जोगिंदर सिंह सोडी was the only Indian to win multiple medals in same edition of the game। और उन्होंने एक सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे 1984 का जो ओलंपिक था, नॉट 1980, 1984 के ओलंपिक में जोगिंदर सिंह सोडी ने एक सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। यह भी टोक्यो में हुआ है उसकी बात। Genomes that was seen in news recently is released by the laboratories of which institutions? देखिए, ये जो इंडिजेनोम्स है, इसके बारे में समझने से पहले आपको CSIR पता होना चाहिए, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इन्होंने एक लैब बनाई है, इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, इंस्टीट्यूट्स ऑफ जेनोमिक एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी। और एक है ये CSIR की लैब है। दूसरी जो लैब है CSIR की, वो है सेंटर CCMB, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। इन दोनों ने एक स्टडी कैरिड आउट की है, दोनों लैब्स ने मिलके, और उसका ये है इंडिजेनोम्स। ये इंडियन जो जेनोम्स है उनके रिगार्डिंग इन्होंने एक स्टडी कैरिड आउट की है। और इस स्टडी के अकॉर्डिंग जो 32% ऑफ ग्लोबल वेरिएंट्स वर यूनिक एंड फाउंड ओनली इन द सैंपल सीक्वेंस्ड फ्रॉम इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है CSIR। ये CSIR की दोनों लैब्स ने की है। एक और आपको मैं बता दूं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी है IGBI, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और जो CCMB है, ये सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। नाउ ये आपको क्लियर हो गया होगा। विच इंडियन टाइगर रिजर्व हैज वॉन द UNDP's TX2 ग्लोबल अवार्ड फॉर डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन। डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन के लिए अभी ये जो अवार्ड है, ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने जीता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे 10 साल का टारगेट था कि डबल करने का, इन्होंने 10 साल में 25 टाइगर से, और ये डबल से भी ज़्यादा करके इन्होंने 65 कर दिए। अभी इसमें 65 टाइगर्स हैं। और ये अवार्ड इनको यूनाइटेड नेशंस का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है UNDP, उन्होंने दिया था। इनके जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं स्टेट के, यूपी के, उनको मिला है ये। अंडमान एंड निकोबार वर एस्टेब्लिश्ड एज ए प्रोविंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। देखिए, अंडमान एंड निकोबार पिछले 1-1.5 साल से बहुत चर्चा में रहा है। वहाँ पे गवर्नमेंट ने भी कई डेवलपमेंट्स किए हैं। पहले वहाँ जो आइलैंड्स थे उनके नेम चेंज कर दिए थे, और उसके बाद में भी कई और डेवलपमेंट्स किए हैं। देन अभी ये VD सावरकर का इशू, अभी रिसेंटली जो अपने डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने एक बुक लॉन्च की थी, जो पहले के चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है, उदय शंकर है शायद उनका नाम, उनकी एक बुक आई है VD सावरकर पे, उसको लॉन्च किया था। उसके बाद से ये एक डिबेट हो गया था। तो ये सेलुलर जेल अभी रिसेंटली होम मिनिस्टर भी जाके आए अंडमान निकोबार, ये काफ़ी चर्चा में है। तो इससे पॉलिटिकल क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। ये पिछले 1-2 साल से चर्चा में है टॉपिक, इसलिए इसका ध्यान रखना। आपको थोड़ा पढ़ना है अंडमान निकोबार आइलैंड्स वगैरह जियोग्राफिकली, इसको और देखना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये 1875 होगा। देखिए, ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश किया था पोर्ट ब्लेयर में एक कॉलोनी।
1858 में ब्रिटिशर्स ने एस्टेब्लिश्ड ए कॉलोनी एट पोर्ट ब्लेयर, और अंडमान एंड निकोबार वर एस्टेब्लिश्ड एज ए प्रोविंस इन 1875. On which among the following dates Earth may be on perihelion closest to sun? देखिए ये जो टर्म है इसका मतलब होता है सूर्य के नज़दीक, सबसे नज़दीक पृथ्वी किस डेट पे सूर्य के सबसे नज़दीक रहती है। इसका आंसर आएगा जनवरी 4. एक और होता है पॉइंट वेयर द प्लैनेट इज farthest from the sun, and that is called aphelion. That is called aphelion. It is farthest from sun and this is nearest to sun. ये आपको ध्यान रखना है. जनवरी 4 इसका करेक्ट आंसर होगा. बराक वैली इन आसाम इज फेमस फॉर विच अमंग द फॉलोइंग? देखिए आसाम में 2 वैली फेमस हैं. एक है बराक वैली और दूसरी जो है वो है ब्रह्मपुत्र वैली. ये 2 वैलियां आसाम में हैं. इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी किसके लिए फेमस है, इनकी ट्रिब्यूटरीज क्या है. ये इस तरीके का थोड़ा सा आप गूगल से नोट्स बना लीजिए, आप पढ़ लीजिए. अभी तो एग्जाम में है 10-15 दिन और सबके अलग अलग डेट है. सॉरी. बराक वैली जो फेमस है वो टी कल्टीवेशन के लिए फेमस है. इस वैली में बहुत सारे रिवर्स हैं. कथक्कल, जीरी, चीरी, लोंगाई, सोनाई, रुकनी, सिंगला, ये बहुत सारी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं इस वैली की. What is the purpose of inclusion of DPSP in Constitution of India? देखिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, नीति निर्देशक तत्व है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आते हैं. आर्टिकल 36 से 51 तक DPSP है. और आपको पता होगा आर्टिकल 4 ए बी है. और आर्टिकल 4 ए क्या है? ये फंडामेंटल ड्यूटीज है. ये 4 ये ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका पार्ट नहीं था, ये बाद में ऐड किया है. जो 42nd और 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, 42nd और 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं उनमें ये ऐड किया है. और अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं टोटल. जो DPSP है ये सिंपल है, serve to purpose of establishing social and economic democracy. Very elaborate economic, social and political program for modern democratic states. So इसका करेक्ट आंसर होगा 3rd one. जो ज़्यादातर जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका बेस DPSP से ही होता है. और मैंने आपको पहले भी टेस्ट में बता रखा है कि ये कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है. आप DPSP के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, आप अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए जा सकते हैं. इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड? किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड. देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये केशवानंद भारती केस था वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. ये केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये 1970 1973 ये केस है. 73 में शायद 24 अप्रैल 73 को डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का. उसमें कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते.
व्हाट इज द जजमेंट ऑफ IR कोहेलो केस 2007 ऑन द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देखिए ये जो NR कोहेलो केस है, ये केस था 9th शेड्यूल से, जो 9th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में उससे रिलेटेड था। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने फ़ायदे के लिए क्या करती हैं, कोई वो बना देती है लॉ और उसको फिर 9th शेड्यूल में डाल देती है। जैसे रिजर्वेशन है 9th शेड्यूल में है, ये क्वेश्चन इसीलिए आया है कि अभी OBC रिजर्वेशन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उसको चैलेंज किया जा रहा है कि इसको 9th शेड्यूल में डाल भी दोगे तो भी आप है जो सुप्रीम कोर्ट इसको चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, या सुप्रीम कोर्ट इसको रिपील कर सकता है। तो ये जो केस था IR कोहेलो केस, ये 9th शेड्यूल से ही रिलेटेड था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नो ब्लैंकेट इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू फॉर एक्ट अंडर 9th शेड्यूल, कि 9th शेड्यूल को भी हम रिव्यू कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था 2007 में जो केस आया था, और ये इसलिए कहा था कि आप जो 9th शेड्यूल है वो बेसिक स्ट्रक्चर से अलग नहीं है 9th शेड्यूल, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। 9th शेड्यूल का बताता हूँ मैं आपको। 9th शेड्यूल है ये 1951 में पंडित नेहरू ने लागू किया था। किसान विरोध कर रहे थे, पंडित नेहरू का जो किसानों पे ज़मीन से रिलेटेड जो बिल या लॉ ला रहे थे उसका किसान विरोध कर रहे थे। जैसा अभी आप देख रहे हो सिचुएशन, किसानों के आंदोलन वगैरह ये उस टाइम पंडित नेहरू के टाइम हुए थे। ये इन्होंने कोई कानून बनाए थे किसानों पे, जमींदारों पे, तो वो कोर्ट में पहुंच गए थे। फिर पंडित नेहरू ने ये संविधान में पहला अमेंडमेंट किया था। 9th शेड्यूल ये फर्स्ट अमेंडमेंट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसमें एक 32B और ऐड कर दिया था। 32B ऐड करके उसमें लिख दिया था कि इसका कोई भी कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है। ये और कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद से उन्होंने वो लॉ इम्प्लीमेंट किए थे। तो आपको ये ध्यान रखना है। विच स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन कमीशन इज नॉट करेक्ट। इलेक्शन कमीशन के बारे में इनमें से स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, इलेक्शन ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स रेवेन्यू गोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट्स इन इंडिया। देखिए जो एग्रीकल्चर से रेवेन्यू आता है वो किसके पास जाता है। टैक्स पावर कौन है, टैक्सिंग पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंटर है जो टैक्स पावर है, सेंटर इनकम पे टैक्स लगाती है, लेकिन जो एग्रीकल्चर इनकम है उस पर सेंटर का काम नहीं है, ये स्टेट का काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज टैक्स है गुड्स पे, जो प्रोड्यूस होते हैं गुड्स वगैरह उन पे, लेकिन आपने देखा होगा सेंटर है जो इनकम टैक्स लगाती है, लेकिन एग्रीकल्चर जो टैक्स है वो स्टेट का है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज टैक्स लगाती है, लेकिन एक्साइज में जो एल्कोहल है, ये एल्कोहल जो है ये स्टेट का मैटर है। इस तरीके से एग्रीकल्चर है जो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू। इनमें से कौन सा है जो सोर्स नहीं है टैक्स रेवेन्यू का। देखिए जो डिविडेंड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है ये सोर्स नहीं है, टैक्स रेवेन्यू का सोर्स नहीं है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जो डिविडेंड रिसिप्ट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये रिसीव हुआ है जो CPSEs हैं। CPSEs क्या होती है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। इनसे जो रिसीव हुआ है ये 30,000 करोड़ प्लस, 30,000 करोड़ प्लस, ये इतना कुछ फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल रहा है उसमें रिसीव हुआ है। 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रिसिप्ट हुआ है डिविडेंड गवर्नमेंट को।
इसलिए चर्चा में है। लेकिन गवर्नमेंट इसको टैक्स रेवेन्यू, सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू नहीं मानती है। देखिए जो ये डिविडेंड्स है ये किसके अंडर में आते हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना है। ये अंडर में आते हैं दीपम। दीपम आपको याद रखना है। दीपम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट। और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि एक नई टर्म चल रही है आजकल, और वो टर्म है वीवीएफ, वीपीएफ। वीपीएफ चल रहा है आजकल। इस वीपीएफ का ध्यान रखना आपको। वीपीएफ है वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड। ये वीपीएफ जो है ये ईपीएफ का ही एक्सटेंशन है। जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है ईपीएफ, आप सब ज़्यादातर कई जॉब में होंगे टीचर्स, तो इसी का एक्सटेंशन है। व्हाट कॉजेज द डिप्रिसिएशन ऑफ ए गुड? डिप्रिसिएशन ऑफ ए गुड and what are the causes? Depreciation of good, reduction in the value of asset over time due in particular to wear and tear। ये जो है गुड की डिप्रिसिएशन, ये है एक वैल्यू, मेथड ऑफ वैल्यूएशन। किसी भी चीज़ की वैल्यूएशन करने का जो मेथड है वो हम देखते हैं कि कोई भी ये है, किसी भी चीज़ को ले लीजिए, कोई गुड्स है या कोई आइटम है, उसका एक टाइम पीरियड के बाद कि ये तो 5 साल पुराना हो गया, 10 साल पुराना हो गया, तो उसका एक वैल्यूएशन किया जाता है। और वो उसका कारण क्या होता है? डिप्रिसिएशन, उसका गुड्स का वैल्यूएशन कम होता है। उसका रीज़न होता है फिजिकल वियर एंड टीयर। और वो फिजिकल वियर एंड टीयर का डायरेक्ट इसीलिए बताया कि 5 साल पुराना है, 10 साल पुराना है या सो ऑन। वियर एंड टीयर क्या होता है? वियर एंड टीयर होता है टूट फूट, कि ये तो पुराना हो गया, टूटा फूटा हो गया, इसकी कॉस्ट कम हो गई। तो क्या कारण है डिप्रिसिएशन ऑफ गुड के? फिजिकल वियर एंड टीयर। इन विच ईयर वाज द इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल सेटअप? जो इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल सेटअप हुई है ये 1983 में सेटअप हुई है। और इसको ये स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग किस पे डिपेंड करता है? देखिए इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग क्या है कि एक प्रभावशाली ढंग से किसी को सिखाना, समझाना या उसकी विशेषताओं का वर्णन करना, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो स्टूडेंट है उसको मानक आधारित या सब्जेक्ट अकॉर्डिंग सिखाने का एक इफेक्टिव एक्सपीरियंस करवाया जाए। ये एक इफेक्टिव, आपने एक नाम सुना होगा जब इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग की बात आती है, स्टार टॉक। स्टार टॉक का नाम सुना होगा आपने। स्टार टॉक एक प्रिंसिपल है फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। टाइम मिले तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ना, चाहे एग्जाम के बाद ही पढ़ना। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन, ये प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है ये। और इसका आंसर है सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर। वन ऑफ द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च इज, रिसर्च की एक जो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है इनमें से? देखिए जो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऑब्जेक्टिविटी है, वस्तुनिष्ठता, या कहें ऑब्जेक्टिविटी एक निष्पक्षतावाद। निष्पक्षतावाद एक इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च की। आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो उसमें ऑब्जेक्टिविटी बहुत जरूरी है, निष्पक्षतावाद। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन एज। देखिए इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क आपने देखा होगा, खबरी नाम सुना होगा आपने, खबर पहुंचाते हैं वो खबरी, ये इसी तरीके का है लगभग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसमें क्या होता है
जो अनौपचारिक संचार लोगों के सामाजिक संबंधों में उत्पन्न होता है, अनौपचारिक संचार कहें या अंगूर संचार कहें, तो इसको ये भी कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, अंगूर संचार, अनौपचारिक संचार, जिससे लोगों के सामाजिक संबंधों से जो ये उत्पन्न होता है, एक दूसरे के सामाजिक संबंधों से। It is believed that our globe is warming progressively. This global warming will eventually result in melting of polar ice. ग्लोबल वार्मिंग, जो पोल्स हैं उन पे आइस मेल्ट हो रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग का ही रिजल्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टायलर्स मॉडल ऑफ करिकुलम। ये जो टायलर्स मॉडल ऑफ करिकुलम है, ये क्या है? देखिए, ये कौन है पहले तो अगर आप में से पता होगा ज़्यादातर लोगों को, लेकिन फिर भी मैं बताऊं, ये मॉडल डेवलप किया है राल्फ टेलर ने। राल्फ टेलर, ये कब डेवलप किया है? 1940s में। इट इज़ ए quintessential prototype of curriculum development in the scientific approach। आप कोई भी करिकुलम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें एक साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए, और अगर हम उसको एक्सप्लेन करें तो पर्पज क्या है, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेज, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेज, वेरिफिकेशन ऑफ गोल्स, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ टेलर्स मॉडल ऑफ करिकुलम। बायोम इज ए नेचुरल कम्युनिटी ऑफ, बायोम इज ए नेचुरल कम्युनिटी ऑफ। देखिए, बायोम क्या होता है? बायोम को हिंदी में जैव क्षेत्र बोलते हैं। बायोम या जैव क्षेत्र, ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें रहने की जो सामान्य विशेषता है वो एक जैसी होती है, इक्वल होती है। उनकी जो विशेषताएं हैं वो बायोम्स दो तरह के होते हैं। एक होता है स्थलीय बायोम, एक होता है जलीय बायोम। आप समझ गए होंगे। बायोम्स इज ए नेचुरल कम्युनिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन ए जियोग्राफिकल एरिया। प्लांट एंड एनिमल इन ए जियोग्राफिकल एरिया। देखिए, धरती या समुद्र के किसी ऐसे बड़े एरिया को बोलते हैं बायोम, जिसमें सभी भागों में जितने भी उस बायोम के पार्ट्स हैं उनमें वेदर हो, ज्योग्राफी हो, या वहाँ के जो जीव जंतु है, एनिमल, प्लांट्स, विशेषकर जो पौधे प्राणी, उनका है जो समानता हो, सभी भागों में समानता हो, समान हो सभी रूप से, वो बायोम्स होते हैं। Who is the chairman of the committee constituted to review guidelines on television rating agencies in India? एक टीआरपी केस जो चर्चा में रहते हैं अक्सर, एक टर्म आजकल काफ़ी रहती है, कहीं भी सुनोगे ये तो टीआरपी के लिए हो रहा है, ज़्यादातर होता भी होगा, बट टीआरपी केस के लिए एक कमेटी बनाई है। इसके कौन थे चेयरमैन? देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ आई&बी, जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री, इन्होंने रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट की थी एक कमेटी टू रिव्यू गाइडलाइंस को रिव्यू करने के लिए ऑन टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। द कमेटी वुड बी चेयर बाय द सीईओ ऑफ प्रसार भारती, शशि शेखर वेम्पाती, ये इसके चेयरमैन हैं, और ये प्रसार भारती के सीईओ भी है। ये Who is the chairman of the 15th फाइनेंस कमीशन? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन है? देखिए, जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो NK सिंह है। 15वें वित्त आयोग ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट सबमिट की है 2020-21 की, और इसीलिए चर्चा में है। दूसरा, ये वित्त आयोग कब तक रहेगा, इसका पीरियड है
कमीशन सबमिटेड रिकमेंडेशन फॉर द पीरियड ऑफ, ये कब तक के लिए किया इन्होंने, 2025-26 इस पीरियड के लिए किए, 20-21, 25-26 के लिए। और ये इन्होंने रिपोर्ट, ये कमीशन रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, जो फाइनेंस कमीशन है ये रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, राष्ट्रपति को। साथ में ये बता देते हैं आपको, जो 14th फाइनेंस कमीशन था, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये प्रोफेसर वाई.वी. रेड्डी थे। वाई.वी. रेड्डी, प्रोफेसर वाई.वी. रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। What is ORF 3D? That was seen in news recently. ये क्या है ORF 3D? देखिए, अभी रिसर्चर्स ने रिसेंटली डिस्कवर्ड किया है एक हिडन जीन। क्या डिस्कवर किया है, एक हिडन जीन। ये रिसर्चर्स ने अभी डिस्कवर किया है इन द नोवेल कोरोना वायरस नेम्ड ORF 3D। सो ये क्या है, कोरोना वायरस जीन है, और इसकी मदद से कोई नई और भी ज़्यादा इफेक्टिव वैक्सीन डेवलप करने में हेल्प मिलेगी अगेंस्ट दिस डेडली कोरोना वायरस। और ये जो स्टडी है, ये ORF 3D की स्टडी जो भी रिसर्चर्स ने की है, ये किस में पब्लिश हुई है, ये एक जर्नल है ई लाइफ में पब्लिश हुई है ये। इंडियाज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम इज टू बी लॉन्च्ड इन विच स्टेट यूटी? अभी रिसेंटली एक म्यूजियम बनाया है केरला गवर्नमेंट ने। ये पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम होगा जिसमें जो पहले लेबर्स मूवमेंट हुए उनका दिखाया जाएगा, या वर्ल्ड में जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वर्ल्ड लेबर मूवमेंट्स के, उनका एग्जीबिशन होगा। तो ये इसका आंसर है केरला में। और ये जो कंजर्वेशन वगैरह जो सारा होगा म्यूजियम का, इसके आर्किटेक्चर कौन है, इसके आर्किटेक्चर हैं डॉक्टर बेनी क्यूरियाकोस। डॉक्टर बेनी क्यूरियाकोस इसके आर्किटेक्ट होंगे पूरे के, जो ये इसका होगा। Which one of the following committee was constituted to review environmental law in the country? अभी रिसेंटली ये जो एनवायरमेंट लॉज हैं उनको रिव्यू करने के लिए कमेटी बनी है। उस कमेटी के चेयरमैन कौन है? उस कमेटी बनी है जो ये इसके चेयरमैन है, ये कमेटी बनी है, ये कमेटी सुब्रमण्यम कमेटी बनी है। रिव्यू एनवायरमेंटल लॉ को रिव्यू करने के लिए सुब्रमण्यम कमेटी बनी है। आपको पता होगा शायद TSR सुब्रमण्यम। TSR सुब्रमण्यम कौन है, ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए इनके बारे में। ये एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं। ये हैं तिरुमन्निलायर सीतापति रमन्ना सुब्रमण्यम। और एनवायरमेंटल लॉ को रिव्यू करने के लिए नहीं, जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, अभी आपने देखा होगा नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस पॉलिसी की कमेटी के जो चेयरमैन थे वो यही थे, TSR सुब्रमण्यम। और ये सबसे पहले चर्चा में कब आए थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस PIL फाइल की थी, वो था TSR वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। और उसमें ये कहा था कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है पॉलिटिक्स का, उसको रिड्यूस किया जाए। और ये केस चला और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, पब्लिक सर्वेंट्स आर नॉट प्राइवेट सर्वेंट्स। ये सुब्रमण्यम ने भी कहा था, TSR सुब्रमण्यम ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें डिसीजन दिया था। ये काफ़ी चर्चा में रहा था। ये केस किया था इन्होंने 2013 में, 2013 में। सो एनवायरनमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी सुब्रमण्यम कमेटी, TSR सुब्रमण्यम। कृषि कर्मण अवार्ड्स आर गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स? देखिए, ये जो कृषि कर्मण अवार्ड्स हैं ये 2010-11 से शुरू हुए हैं।
फूड ग्रेन प्रोडक्शन में जो स्टेट्स हैं, ये किसी पर्टिकुलर आदमी को नहीं दिया जाता, ये जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं उनको दिया जाता है। जो बेस्ट परफॉर्मर स्टेट होता है फॉर रेजिंग कंट्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन, उनको दिया जाता है। इसमें कई कैटेगरीज होती है। 2 करोड़ का कैश प्राइज होता है, ट्रॉफी होती है। इसमें जो क्रॉप ऑफ राइस, व्हीट, पल्स, कोर्स, सीरियल, अवार्ड विनिंग स्टेट्स गेट ट्रॉफी एंड 1 करोड़, अलग अलग कैटेगरी है। अभी जो रिसेंटली 2020 का दिया है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी दिया है रिसेंटली, ये एक फंक्शन में कर्नाटका को मिला है। एंड बिहार को मिला है कृषि कर्मन अवार्ड फॉर एक्सीलेंट प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ। बिहार को किस में मिला है? कृषि कर्मन अवार्ड 2020 तो कर्नाटक को मिला है, लेकिन इसमें बिहार को भी मिला है फॉर एक्सीलेंट प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज एंड वीट, इसके लिए मिला है। सो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो अब तक आप समझ गए होंगे कि ये राइस, व्हीट और पल्सेज, इनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। दिस वन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस जियो इंफॉर्मेटिक रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इज द न्यू लैब ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। ये अभी रिसेंटली एक लैब बनाई है। ये लैब क्रिएट की है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने लैब क्रिएट की है डिफेंस जियो इंफॉर्मेटिक रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। एक्चुअली ये 2 लैब हैं, उनको मर्ज करके और एक लैब बनाई है। 2 एग्जिस्टिंग लैब्स थी। एक लैब थी मनाली हेडक्वार्टर स्नो एंड एवलांस स्टडीज एस्टेब्लिशमेंट, ये थी। और दूसरी थी एक दिल्ली बेस्ड थी डिफेंस टेरेन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। जो डिफेंस टेरेन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है उसको, और ये जो मनाली जिसका हेडक्वार्टर है मनाली बेस्ड स्नो एंड एवलांस स्टडीज एस्टेब्लिशमेंट, इन दोनों को मर्ज करके और ये नई लैब बनाई है। ये किस लिए बनाई है? जो भूभाग है, जो रीजन है, जो एरिया है, बॉर्डर एरियाज, और कौन सा बॉर्डर एरियाज? विथ चाइना एंड पाकिस्तान, उसकी स्टडी करने के लिए, उसकी रिसर्च के लिए ये लैब बनाई है डीआरडीओ ने। Hope you guys like all these questions. All the very best. Please subscribe the channel. Thank you very much. Good luck.